हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे सबसे बढ़िया ही होंगे। अगले चैप्टर की अगर बात करें, हमने त्रिकोणमिति जो 8वां चैप्टर था वो हमने उसके सारे सवाल कर लिए थे, अच्छे अच्छे सवाल कर लिए थे। बाकी अगले चैप्टर की अगर बात करें तो आपका चैप्टर का नाम हो जाएगा ऊंचाई एवं दूरी, जिसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। कहीं कहीं पे चैप्टर में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ एक ही होती है, हाइट एंड डिस्टेंस बोल दो या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हालांकि वो त्रिकोणमिति से ही निकल के आया है। इसमें भी कुछ त्रिकोणमिति जो बिंदु हैं, उनके मान आपको पता होने चाहिए। बाकी और कुछ होगा नहीं खास इसमें। अगर देखा जाए तो इसमें दो ही चीज़ों को हम आपको ध्यान में रखना है। पहले अगर बात करें तो एंगल, उन्नयन कोण की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा आपका कोण हो जाएगा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो वाला डिप्रेशन नहीं है ये क्या हो जाएगा आपका अवनमन कोण। और एक हो जाएगा आपका उन्नयन। जैसे उन्नयन कोण की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब मैं देखो बता रहा हूँ तुम्हें कि उन्नयन कोण को किसे बोलते हैं। जब एक ही चीज है, उन्नयन कोण उसी को बोलते हैं जब कोई बस तुम्हारे क्षैतिज चल दे। क्षैतिज चल की पहले यहाँ पर बात कर लो। क्षैतिज तल का मतलब हो जाएगा कि धरती जमीन, ये क्षैतिज तल हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे हम छत बना दी जाए तो वो भी तो क्षैतिज ही हो जाएगा। जैसे बोल दिया जाएगा एक मीनार जो है क्षैतिज तल से, या एक दीवार या एक भवन बना हुआ है और उस भवन के क्षैतिज तल पर एक और मीनार बनी हुई है, एक स्तंभ खड़ा हुआ है, या फिर कोई दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है, तो बात एक ही है। यहाँ पर क्षैतिज तल का मत हो जाएगा सपाट जमीन, यानी कि धरती को लेकर चलते हैं सीधे बेस, मान लो उसका आधार एक तरीका का हो जाएगा क्षैतिज तल। तो यानी कि एंगल उन्नयन कोण की अगर बात करें तो उन्नयन कोण क्या कहलाता है, जब कोई बात तुम्हारी क्षैतिज तल से ऊपर को स्थित बने। यानी कोई मान लो ये क्षैतिज तल है, मान लो ये क्षैतिज तल है, और यहाँ पर मान लो कोई वस्तु है, यहाँ पर एक कोई मीनार है, तो यानी क्षैतिज तल से यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है या हम ही खड़े हैं, तो यहाँ से लेकर जहाँ तक जो उसका कोण बनेगा, यही को इसी को क्या कह लेते हैं हम, उन्नयन कोण कहलाता है। और ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। अवनमन कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो किसी बिंदु के जो मीनार के शीर्ष से नीचे की तरफ जो क्षैतिज तल पर जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। यानी कि ऊपर को जैसे अगर नीचे से देखें ऊपर की तरफ तो जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और जब ऊपर से कोई नीचे का कोण देखते हैं, तब अगर हमारी आंखों के बीच और क्षैतिज तल से जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण। दोनों चीजों के बाद यही चीज है, बाकी कुछ आपको खास जानना नहीं है। इसी के चलते हम अपने सवालों पर चलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। और कुछ इसमें खास कुछ भी नहीं जानना है तुम्हें, सीधी सी बात है। क्षैतिज तल से अगर ऊपर को कोई कोण बनना है तो उसको उन्नयन कोण बोल देते हैं, और ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। बाकी कुछ भी तुम्हें नहीं करना है इसमें। और ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइट हो जाती है जिसको बोल देते हैं आप लंब, और ये आपका कर्ण हो जाएगा, सीधी सी बात है। और ये आपका बेस तो होना ही होना है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें अगर समझे तो सबसे जरूरी एक हो जाएगा इसमें, जहां तक हुआ मिनिमम, मिनिमम की बात छोड़िए, यहाँ पर मैक्सिमम की अगर बात करें, ज्यादा से ज्यादा एक ही कंडीशन बन सकती है, वो बनती है आपकी टेंजेंट वाली या टेन थीटा वाली। समझ रहे हैं ना? ऐसे सवालों में सिर्फ सबसे ज्यादा, और ये क्यों बनता है इसका बहुत बड़ा रीजन हो जाएगा, लेकिन हमें अभी रीजन जानना नहीं है। हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन को हल करना, बस अपना पेपर हिट करना है। उसी तरीके से हम सवालों को ही डायरेक्ट देखें। मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूँ कि आपको टेन के अलावा हो सकता है कहीं कहीं पे कोसाइन थीटा का यूज हो जाए, बाकी यहाँ पर टेन थीटा का यूज होगा मेरे हिसाब से। और बाकी कुछ नहीं जानना है आपको, टेन को हमेशा लेके चलना। वो टेन आता कैसे इसमें मैं बताऊंगा, टेन को क्यों लिया जाता है और कैसे आता है। हालांकि इसको निकालने के लिए आपको प्रवणता होती है, वो चीज़ बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वहां पर हम नहीं चलते हैं। हमें सिर्फ इतना जानना है कि आपका उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, जो तुमने बता दिया है। अब डायरेक्ट इनके सवालों पे चलते हैं, ठीक है। बाकी इसको मिटा देता हूँ, फिर सवालों पे चलते हैं यहाँ पर। देखिए उसी तरीके से हमने यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे सवाल लिए, ज़्यादा कुछ बड़े सवाल नहीं लिए हैं। बहुत ही छोटे सवाल ले रखे हैं उन्होंने। जैसे हम अगर बात करें, पहले सवाल दो ही सवाल लिए यहाँ पर, बाकी सिर्फ लेवल इसका बढ़ाते चले जाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे जो आपके लॉन्ग टाइम में सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम 6 नंबर का वो भी सवाल करेंगे। एक एक सवाल ऐसा नहीं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपकी परीक्षा में ना आए। समझ रहे हैं ना? आएगा, जरूर आएगा, इनमें से ही आएगा पक्का। डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है भाई, कंसेप्ट सेम होगा। जैसे बोला गया एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है, और जमीन पर इसकी जो छाया है वो 20√3 मीटर, यानी कि मान लो जैसे मैं मीनार हुई तरीके से, और मेरी जो छाया जमीन पर पड़ रही है, मेरी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, और जो मीनार की जो वो मतलब जो मेरी छाया पड़ेगी सूरज के रिलेटेड, वो किस पे पड़ेगी, जमीन पे ही तो पड़ेगी। और जो छाया की जो लंबाई होगी वो कितनी, और सीधी सी बात है, जितनी आपको, आपने कभी देखा होगा या इमेजिन किया होगा, जब भी आपकी परछाई होगा तो आपके कद से ज्यादा होती है। कभी भी देख लेना, जो छाया जो बनती है, अगर आप जैसे ही देखेंगे तो मीनार जो छाया बनती है कभी कभी छोटी दिखाई देती है, कभी कभी बड़ी छाया दिखाई देती है, मतलब अपने कद से ज्यादा ही बड़ी होती है पर। लेकिन यहाँ पर ये जानने की जरूरत है कि ऊंचाई जो है इसकी मीनार की 20 मीटर है, और पर उसकी छाया जो है 20√3 मीटर। तो सूर्य का में उन्नयन कोण का लाभ, सीधी सी बात, उन्नयन कोण अगर आ गया तो ऊपर से देखने पर तो सूरज का जो छाया, जो सूरज की जो मीनार से छाया पड़ रही है, तो कोण मीनार का ही तो नीचे क्षैतिज तल से बनेगा कोण, तो वही कोण हमें निकालना होगा। अब देखो इसका अगर देखें तो इसको समझने के लिए पहले सवाल को, जैसे मान लो एक मीनार थी, मैं मीनार को बना देता हूँ यहाँ पर। ये मान लो मीनार है,
और इसके जो सूर्य का जो मीनार की जो छाया है वो कितनी पड़ रही है, ये जो मीनार है इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमें थीटा कोण इसका निकालना है, ये तो आपका नाम है। मान लेंगे त्रिभुज का नाम दे दे रहे हैं हमें ए बी और सी। अब क्या बोला गया, जमीन पर यानी जो क्षैतिज तल होता है, मैंने बोला क्षैतिज को जमीन ही बोल, जमीन पर इसकी जो छाया 20√3 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो मीनार की छाया है वो कितनी हो जाएगी, 20√3 मीटर। तो मैं इसका उन्नयन कोण निकालना, तुम क्या करते हैं, सोल्व करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। हालांकि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जाएगा, डायरेक्टली तो हमें ये तो पता नहीं, आप ब्रह्मास्त्र चलाएंगे उसमें कोई सा भी मान दे रखा हुआ 4 ऑप्शन में, तो ऐसा तो नहीं डायरेक्ट हमें पता हो टिक करे, उसको सोल्व तो करना पड़ेगा। और सपोज मान लो अगर वो ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं दे रखा है तब भी तो हमें सोल्व करना होगा, तो हम सोल्व करके समझ लेते हैं, बाकी तो डायरेक्ट आप निकाल ही सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्टली भी निकल आए, डायरेक्टली आप कर सकते हैं उसको जल्दी से। तो त्रिभुज ए बी सी में हम कह सकते हैं बी सी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 मीटर, 20 मीटर, और जो कि ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो, और इसका आधार अगर देखा जाए तो ए बी हो जाएगा, तो ए बी का जो मान है वो कितना दे रखा है यहाँ पर, 20√3 मीटर, इसको बोल देते हैं हम आधार, ठीक है। यहाँ पर ये समझने वाली चीज है बहुत सारी, ये लंब और ये आधार इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, और हमें क्या पूछा गया, थीटा कोण इसका निकालना है यहाँ पर, तो हमें कट से मतलब ही नहीं है, जब हमें आधार और लंब दे रखा है तो हमें कट से हमें कोई मतलब नहीं, कट कितना होगा हमें नहीं मतलब है, लेकिन हमें बताना क्या कोण निकालना है, तो कट नहीं पूछा गया, तो हम क्या करते हैं, अब देखो थीटा का मान यहाँ पे हमें निकालना है, तो एक काम करते हैं, जैसे 20 बटे अगर 20√3 करें, या 20√3 बटे 20 कर दें, जैसे हम यहाँ पर दोनों चीजों को ले लेते हैं, 20 बटे 20√3 करें। अब देखो, तो 20 बटे 20√3 करें, तो ये देखो आपका लंब है और ये आधार है, और आपने पढ़ा होगा कि जो लंब बटे अगर आधार में कोई चीज लिखी अगर होती है वो किसमें होता है, वो टेन में ही तो जाता है, टेन थीटा ही का तो मान होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्योंकि हमने आपको बता रखा है एल बटे के ए, यानी लंब बटे आधार टेन होगा। जब लंब बटे आधार टेन थीटा हो जाएगा, चाहे आप ऐसा भी जरूरी नहीं है आप ऐसा ना, तो 20√3 बटे 20 कर लो तब भी ठीक हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो कोट में चेंज हो जाएगा। हमने बता रखा है टेन का ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम कोट में हो जाता है, और कोट का व्युत्क्रम टेन में हो जाता है, तो टेन बना लो चाहे कोट बना लो, ज्यादातर केस आपका हमेशा टेन में ही टूटेगा, और टेन का चाहे कोट करो चाहे कोट का टेन करो, बात एक ही होती है, तो चीज पता है आपको। और मैंने ये भी बता रखा है कि जो चीज बनेगी, बहुत ही रेयर केस अगर फंस जाएगा तब भी साइन थीटा होगा, तो इसमें सीढ़ी की लंबाई पूछ लेते तभी तो रेयर केस फंसेगा, बाकी कुछ आपको करना नहीं है, आपको टेन थीटा में कन्वर्ट करना है या कोट थीटा में। तो 20 बटे 20√3 किया, तो जिसको बोल देते हैं लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर किसके होता है, टेन थीटा के। अब देखो 20 से 20 कट जाएगा यहाँ पर, तुम्हारे पास क्या बचेगा, टेन थीटा बराबर 1/√3 तो बचेगा, सीधी सी बात है, 20 से 20 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। अब टेन थीटा बराबर, अब ये टेन में हम देखना पड़ेगा टेन में कितने का मान होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको नहीं यहाँ पर क्लियर हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर नहीं आपसे हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक ये मान आपको पता नहीं होगा। तो टेन थीटा की अगर बात करें, टेन में ये कितने अंक का मान होता है, ये टेन में हो जाएगा आपका 30 अंक का मान, कितने का हो जाएगा, 30 अंक का मान, 1/√3 टेन 30 का मान होता है। अब 10 से 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 अंक, और यही क्या हमसे पूछा गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 अंक, तो उन्नयन कोण का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 अंक हो जाएगा, 30 अंक हो जाएगा। अब ये देखो जैसे हमने यहाँ पर बोला है ये चीज करने के लिए, तो इसी तरीके से ये आपका दूसरा सवाल हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पर इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे ये चीज हमें नहीं लिखने की जरूरत नहीं थी, वहाँ पर ए बी सी नहीं लिखना, बी सी बराबर नहीं लिखना, ए बी बराबर कुछ नहीं लिखना, आप डायरेक्टली ऐसे करें 20 बटे 20√3 करें। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे हमने 20 बटे 20√3 किया, आप चाहे उल्टा कर लो, जैसे हम लिखते हैं 20√3 बटे √3, बात सॉरी 20 ये लिखते हैं, तो देखो ये आपका आधार हो जाएगा, और आधार बटे लंब जब भी करें तो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। 20 से 20 कट जाएगा तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा होगा, और कोट में अगर देखा जाए √3 कोट 30 का ही मान होता है, यहाँ पर कह सकते हैं कोट 30 बराबर कितना हो जाएगा, कोट थीटा के, तो कोट से कोट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर सीधा, तब भी आंसर आपका सेम ही आना है यहाँ पर। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको खुद ब खुद सोचनी पड़ेगी, चाहे आप कोर्ट में करिए चाहे आप टेन में करिए, आपका आंसर ठीक वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा सवाल है सेम टू सेम, पहले सवाल को अगर नोट करना चाहो नोट कर लो, बाकी डायरेक्ट अगर इसको करना चाहोगे तो सिर्फ ये मान रखो, और ये पता होना चाहिए कि 1/√3 मान किसका होता है और √3 किसका मान होता है। अगर जैसे अगर ये उल्टा अगर हो जाता है, देखो इमेजिन करो अगर यही हम यहाँ पर 1/√3 जो 30 का तो मान होता है हमें पता है, जैसे कंफ्यूजन हो जाता है कि 1/√3, क्योंकि अगर देखा जाए √3 और 1/√3 में ज्यादा कोई फर्क नहीं दिख रहा है, पर सेम ही चीजें दिख रही है, तो ये कंफ्यूजन बच्चों को ये हो जाता है कि √3 30 का हो गया 60 का होगा, ये फर्क रहता है, लेकिन √3 10 में 60 का मान होता है और कोट में ये 30 का मान होता है, एक ही बात। अगर ये 1/√3 तो ये कोट 10 30 का हो जाएगा, लेकिन कोट में ये 60 का मान हो जाएगा। तो वही चीजें हैं, पर ये चीज आपको मान पता होनी चाहिए, और ज्यादातर आपको कोट 30 कोट 60 कोट 45 10 45 और 10 60 ये मान चार आपको क्लियर होने चाहिए, ये मान ज्ञात कर लो तो ये बिल्कुल सवाल आपसे बिल्कुल बन पाएगा। ठीक है, पहले इसको लेकर फिर हम दूसरे सवाल पे चलते हैं।
अब दो दूसरे सवाल सवाल सेम टू सेम ऊपर वाला ही जैसा, लेकिन वहां पर भाषा चेंज कर दी सवाल में। सेम टू सेम सवाल सेम ही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर भाषा कर दी है चेंज की एक छड़ जो है की लंबाई और उसकी जो छाया है उससे जो अनुपात उसका रेशियो दे रखा है 1:√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, तो वही चीज यहाँ पर कर लेते हैं हम। कोई एक छड़ है, इसकी जो छाया है वो जमीन पर, इसका जो अनुपात है यहाँ पर त्रिभुज का नाम भी हम ही दे देते हैं ABC, और इसी में थीटा कोण निकालना है यहाँ पर। तो इसकी मान ले रहे हैं अनुपात दे रखा है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि जो छड़ की जो लंबाई है, लंबाई और छाया का जो अनुपात दे रखा है, तो वो क्या देखा 1:√3 दे रखा है, तो सीधी सी बात एक हम मान लेंगे, तो जो लंबाई है और जो छाया है उसका जो 1:√3 दे रखा है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं माना जो लंबाई वो क्या हो जाएगी इसकी 1h हो जाएगी, और जो छाया है वो क्या हो जाएगी आपकी √3h हो जाएगी। तो इसमें भी हम वही चीज करते हैं, ये 1h हो जाएगा और जिसके जो छाया है वो क्या हो जाएगा √3h के बराबर हो जाएगा। सेम टू रेशियो दे रखा तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अच्छा एक्स मान लो, लेकिन हम हाइट ज्ञात करनी, हाइट दे रखी तो हाइट को h ही मान लेते, सीधी सी बात। अब देखो वही चीज आ जाएगी, तो 1h बटे क्या हो जाएगा आपका √3h होगा कि नहीं होगा, बराबर किसके हो जाएगा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा tan थीटा, होगा कि नहीं होगा tan थीटा। h से h कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा क्या हमारे पास 1/√3 बराबर tan थीटा, यही बचेगा। अब देखो tan थीटा की अगर बात करें, tan में ये कितने का मान होता है, ये 30 अंश का मान होता है, तो कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 अंश आ जाएगा। उन्होंने वही तो चीज है, सेम सवाल सेम था, लेकिन थोड़ा भाषा का उन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पर भी काटने पर 20 से 20 कट जाना था कांस्टेंट वैल्यू, तो हट जाती 1/√3, वहां पर भी बचता 1/√3, यहाँ पर भी बचा है। या फिर इसको उल्टा कर लीजिए, कोट में चेंज कर लीजिए, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा सेम ही आना है। तो वो आपका सोच पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। हाँ वो होगा जब भी जब आपको ये चीज मान पता होनी चाहिए, जैसे कोट का 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होगा, कोट 45 का मान, tan 45 का मान, tan 60, tan 30, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। हालांकि पता तो आपको पूरे सारणी के मान पता होने चाहिए, सान कोस टेन कोट सेक कोसेक, बशर्ते बात एक ही है कि जब तक ये 4 मान क्लियर नहीं होंगे मुझे नहीं लगता ये सवाल आपसे बन पाएंगे, और ये जो मान क्लियर होगा तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर बताते हुए चलूंगा कि बिल्कुल छोटे से शुरुआत करी हमने यहाँ पर। तो इसको भी लिख लीजिए अगर लिखना है, तो बाकी फिर हम अच्छे अच्छे सवालों पर चलते हैं फिर। देखियो इसमें सवाल दे रखा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। यानी कि सवाल में कहने का मतलब है, भाषा को समझिए पहले। उन्होंने ये बोला है कि जो कोई मीनार थी और उसका जो शून्य सूर्य का जो एक मिनट, हाँ क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार जो थी उसकी जो परछाई है, तो सूर्य के उन्नयन कोण से 60 अंश से बदलकर कितना हो गया 30 अंश हो गया, तो उसकी जो परछाई है वो कितने मीटर बढ़ गई 40 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी। मान लो एक कोई मीनार थी, ध्यान से समझना सवाल को, एक मीनार थी, ठीक है, और बाकी उन्होंने क्या बोला है, एक मिनट, तो मीनार की ऊंचाई हमें, यानी कि एक मीनार थी और उसका क्या बोला है कि उन्नयन कोण जो 60 अंश से बदलकर कितना है, मान लो यहाँ पर कोई सूरज था, उसका जो कोण था यहाँ पर वो कितना अंश का था 60 अंश का था, एक मिनट, तो इसकी ऊंचाई हमें यानी कि हाइट इसकी पहले निकालनी है, ठीक है, इसको हाइट हमने h मान ली। इस त्रिभुज का अगर नाम देना चाहे तो नाम दे देंगे A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, इसके बाद हो जाएगा D। अब क्या बोला कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश था, पहले 60 अंश था, और 60 अंश से बदलकर कितना हो गया वो 30 अंश हो गया, तो इसका कहने का मतलब है, तो थीटा का जो उन्नयन कोण था सूर्य की जो मीनार की छाया जो है, सूर्य का जो उन्नयन कोण था पहले तो 60 अंश था, इसके बाद जो बदल गया है कोण वो कितना हो गया आपका 30 अंश हो गया, बदल कर कितना अंश का हो गया, ये थोड़ा सही बन जाए, 60 अंश से बदलकर कितना हो गया 30 अंश हो गया, तो उसकी जो परछाई है उस मीनार की जो परछाई वो 40 मीटर बढ़ जाती है। तो यानी कि पहले जो मीनार की यहाँ पर जो छाया थी वो कुछ ना कुछ तो रही होगी, जब कुछ ना कुछ अगर रही होगी तो हम इसको एक्स मान ले रहे हैं, तो मान लो 1 मीटर थी, ठीक है ना, 1 मीटर थी, और जो पहले जो छाया थी उसकी जो मीनार की जो परछाई थी उसकी जो हमने छाया है वो कितनी मान ली 1 मीटर मतलब परछाई थी, ठीक है। अब देखो छाया या परछाई बात एक ही है, और जब जब कोण जब 60 अंश था 1 मीटर थी, लेकिन जब कोण 60 अंश से अगर बदल गया है तो कितनी हो गई 40 मीटर बढ़ गई, तो मतलब पहले एक्स थी अब 40 मीटर और बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा आपको एक्स प्लस का 40 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यानी कि पहले जो थी वो एक्स मीटर मानी हमने, लंबाई परछाई उसकी कुछ भी रही होगी हमें नहीं मालूम है कितनी है, और लेकिन सपोज करके हमने मान ली एक्स मीटर थी। अब उन्होंने बोला है कि जो कोण 60 अंश था वो बदल कर कितना हो गया 30 अंश हो गया, जब 30 अंश हो गया तो उसकी जो परछाई है वो 40 मीटर और बढ़ गई, तो यानी कि पहले एक्स थी और बाद में 40 मीटर और बढ़ गई, तो एक्स प्लस का 40 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ये टोटल अगर हम यहाँ से देखें, तो ये टोटल 40 मीटर पर, तो ये टोटल जो होगी एक्स प्लस का 40 ही होगी,
यानी कि पहले इसमें x मीटर थी, एक मिनट, यहाँ पर ये गलत कर दिया हमने, 40 कर दिया यहाँ पर 40, x प्लस 40 नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 40 मीटर और आगे बढ़ गई, तो यानी टोटल इसकी अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले x थी, बाद में 40 होगी, तो x प्लस का 40 हो गया। अब देखो सोल्व कर लेते हो, और मीनार की हमें ऊंचाई अगर याद करनी तो उसको हमने हाइट मान लिया, तो क्या करेंगे पहले सोल्व करने से पहले चाप का कलर चेंज, तो हम कर लेते हैं त्रिभुज, पहले त्रिभुज ले लेते हैं हम ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर आपका कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। ए बी का जो मान है वो किसके बराबर दे रखा है, ए बी का जो मान है वो h दे रखा है, ठीक है। और बी सी का जो मान है वो कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमारा x मीटर, कोई दिक्कत। अब देखो h क्या लंब है, आधार क्या हो जाएगा, ए बी सी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो h बटे या ए बी बटे बी सी होगा, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली कर ले h बटे अगर हम करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार टेन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब थीटा का मान हमें इसमें कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो h बटे x बराबर टेन 60 हो जाएगा यहाँ पर, अगर टेन 60 अगर हो गया है तो h बटे x बराबर टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ से x का मान निकालें या h का मान निकालें, तो अगर देखा जाए तो x का अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h बटे √3 होगा। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। x का मान, x का अगर गुणा करें √3x होगा, x का अगर मान निकालें h बटे √3 समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब इधर आ जाओ, चाक का कलर चेंज अगेन। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 नंबर तो बन गया, अब क्या करते हैं त्रिभुज ए डी और सी, त्रिभुज ए डी सी में बराबर किस में हो जाएगा, टेन, ये लंब है, ये पूरा आधार हो जाएगा इसका ए डी सी का, तो यानी x प्लस का 40 हो जाएगा। अब देखो h बटे एक्स प्लस का 40 बराबर ये टेन 30 होगा, और टेन 30 का हमें मान पता है वो कितना होता है, तो x प्लस का 40 बराबर 1 बटे √3 होगा कि नहीं होगा। अब देखो तो ये हो जाएगा √3 h बराबर x प्लस का 40 हो जाएगा। अब देखो इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 2, तो हम करते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर रखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, √3h बराबर x का मान है h बटे √3 है, ये कोई दिक्कत नहीं, और क्या दे रखा है प्लस का 40 दे रखा है। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो √3h माइनस का h बटे √3 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 40 के, ठीक है। इसको अगर सोल्व करते हैं √3 यानी 3h माइनस का h होगा, बटे क्या हो जाएगा आपका √3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 होगा। 3h में से एक h जाएगा, 2h बचेगा, बटे हो जाएगा √3 बराबर क्या हो जाएगा 40। 2 से अगर इसको काटेंगे तो 20 दूनी 40 होगा, तो h का जो मान यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, √3 का गुणा हो जाएगा, तो 20 √3 मीटर हो जाएगा। तो उस कहने का मतलब ये है कि जो भी मीनार रही होगी उसकी ऊंचाई हमें क्या मालूम पता हुई, 20 √3। आप चाहे इसको यहीं तक छोड़िए, नहीं तो √3 का मान रख लेंगे 1.732, सवाल में अगर दे रखा है तो, नहीं दे रखा तो आपका आंसर यहीं तक ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सवाल हो गया, करना कुछ है नहीं ज़्यादा खास, आपको यही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहले अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो सवाल आपसे अपने आप हूबहू बनता चला जाएगा। आप अगर यहाँ पर डायग्राम बनाने पर अगर गलती कर देते हैं, उसका चित्र बनाने की गलती कर देते हैं, अगर मान लो यहाँ पर 30 कर दें तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सवाल को पहले समझना, उसकी भाषा को समझना, इसके बाद ही सवाल को सॉल्व करना। कहाँ पे समीकरण बनेगा, कहाँ पे समीकरण नहीं बनेगा, दोनों समीकरण में कहाँ से किसका मान कहाँ पे रखना होगा, तो आपको ये सब देख के सोच के समझ के तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखो ध्यान से और प्रॉपर इसका कॉपी पे नोट करो इसको, बाकी फिर और अच्छे सवालों पे हम करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, इसके आगे देखो ये सवाल जो हमने लिख रखा है बहुत ही अच्छा सवाल है, बाकी सरल भी हो जाएगा ये सवाल मेरे हिसाब से। इस सवाल में क्या बोला, पहले सवाल की भाषा पढ़ो, इसके बाद सवाल में जो जो बोला गया उस तरीके से सवाल को सोल्व करो। अगर आप सवाल को अगर नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट ही करेंगे तो बिल्कुल आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। जैसे उन्होंने बोला, बात करी गई यहाँ पर दो मीनारों के बीच की, जैसे बोला है कि दो मीनारों के बीच की जो क्षैतिज दूरी है, यानी कि जमीन से जो मिला हुआ भाग है वो कितना है, 140 मीटर है। यानी कहने का मतलब दो मीनारें नहीं होंगी ऐसी ऐसी, तो इनके इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 140 मीटर। और क्या बोला कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, यानी जो भी ये वाली मीनार है इसके शीर्ष से देखने पर उसका जो उन्नयन कोण है, मतलब ये मतलब एक बड़ी मीनार रही होगी, एक छोटी मीनार रही होगी, तो यानी इसका जो कोण है यहाँ पर दो मीनार, तो इसका जो शीर्ष से देखने पर पहली मीनार के
देखने पर प्रथम मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश का बन रहा है, यानी दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर, यानी कि जो छोटी वाली जो मीनार रही होगी दूसरी मीनार उसकी 60 मीटर लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। और क्या बोला गया है सवाल में, 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई शुद्ध दशमलव के 1 अंक तक बतानी है, यानी कि जो भी लंबाई आएगी उसको हमें पूरा सोल्व करना, बाकी बीच का नहीं छोड़ना, यानी दशमलव तक जो भी आ रहा है वो 1 दशमलव तक निकालना है, बाकी हमें नहीं करना। तो जैसा सवाल में बोला वैसा पहले हमें इसको, और ये मेरे सवाल हिसाब से इन सवाल में जब तक आप इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपको सवाल को सॉल्व करने में कठिनाई बिल्कुल होगी, बहुत ही ज्यादा कठिनाई होगी। तो हम क्या करते हैं, दो मीनारें बना लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए एक कोई बड़ी मीनार है, ये मीनार बना ली, और यहाँ से एक छोटी मीनार बना ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जो ये जो मीनारों की जो बीच की दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी हमें दे रखी है कितनी, 140 मीटर दे रखी है, तो हम ये 140 मीटर दूरी मान लेंगे। जो ये दूरी क्या हो जाएगी, 140 मीटर। अब क्या बोला है कि दूसरी मीनार की सीध है, दूसरी मीनार का जो शीर्ष है इसको देखने पर पहली मीनार का जो कोण है वो वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ से अगर देखेंगे इस मीनार को देखते हैं तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। थोड़ा सा अजीब, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा ऐसी। तो ये कोण कितना अंश का दे रहे हैं, 30 अंश का। और क्या बोला ये जो दूरी है, पहली मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रहे हैं, 60 मीटर। तो ये 60 होगी तो इसका मतलब डेफिनेटली ये भी 60 ही होगी, 60 मीटर ही होगी। इतना तो पता है ना, जब ये 60 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 60 मीटर होगी। और ये जो 140 मीटर, तो इसका जो ऊपरी भाग है ये भी तो 140 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 140 मीटर हो जाएगा। और क्या बताना, प्रथम मीनार की ऊंचाई, यानी कि जो है इसकी यहाँ से लेकर इसकी जो पूरी हाइट हमें यहाँ से बतानी है, यानी कि प्रथम मीनार की ऊंचाई पूरी हाइट हमें यहाँ से बतानी। तो इसका नाम दे दे रहे ए बी सी डी, और ये नाम दे रहे, बाकी बस अपना सवाल बन गया। यहाँ पर करेंगे इसको। तो पहली बात तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, पहली बात तो हमें देखो जो भी दे रखा है वो लिख लेंगे। जैसे हमें दे रखा है बी सी बराबर 140 मीटर, बराबर हो जाएगा किसके, डी ई, ये भी हमारा किसके हो जाएगा, 140 मीटर। होगा कि नहीं होगा। अब देखो अगर देखा जाए तो ए ई की जो लंबाई हो जाएगी, ये हाइट एच हो जाएगा। और भाई अगर देखा जाए तो ईसी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 60 मीटर, ये दे रखा है। और बीडी का भी मान क्या हो जाएगा आपका, 60 मीटर ही होगा। इतना करने के बाद अब देखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया जाएगा, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर हमें दे रखा है कितना, 30 अंश दे रखा है। अब देखो, हाँ त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है हमें 30 अंश। अब देखो अगर ये 60 है और ये पूरा एच है तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस होगा। मान लो पूरी हाइट एच दे रखी है, कोई में हाइट दे रखी है एच, और इसमें ये बोल दिया ये 60 मीटर है, पूरी हाइट एच है, और एक मीनार मतलब छोटी मीनार की जो लंबाई है वो दे रखी है हमें, ऊंचाई 60 मीटर दे रखी है, बड़े मीनार की ऊंचाई हमें कुछ भी होगी, हमें पता नहीं कितनी रही होगी। तो ये 60 मीटर इसमें घटा देंगे तभी तो ये निकल के आएगी, सीधी सी बात है। तो हम एक काम करते हैं क्या, कि ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, बी सी, जो किसमें हो जाएगा, ए सी की बात करें तो ये लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा होगा। तो ए सी अपॉन में बी सी बराबर 10 30 होगा यहाँ पर, बिल्कुल होना चाहिए। अब ए सी को देखो, अगर इसमें ए सी का यहाँ पर मान निकालना है, जब ए सी अगर मान निकालेंगे तो हमें ए ई में से ई को माइनस करना होगा। तो हम क्या करते हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का जो मान अगर निकालेंगे यहाँ पर ध्यान समझो, ए सी ये मान चाहिए तो इसका मतलब ए ई में से ये चीज घटा देंगे, तो क्या करेंगे ए ई माइनस का सी ई अपॉन में क्या हो जाएगा आपका बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 10 30 का मान होता है 1/√3। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। ए ई का जो मान देखो यहाँ पर, ए ई का, तो ए ई का तो हमें मान एच दे रखा है, एच हो जाएगा, माइनस का सीई का मान क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, अपॉन में बीसी का मान देखो 140 मीटर हो जाएगा, 140 हो जाएगा, बराबर 1/√3 होगा।
तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर अपना ठीक निकल आएगा। तो 140 का उधर गुणा होगा तो h माइनस के 60 बराबर क्या हो जाएगा, 140 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा, 10 30, ठीक है। 60 को हम उधर लेके जा रहे हैं तो h बराबर 140 बटे अंडर रूट 3, और इधर प्लस का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 140 प्लस 60 अंडर रूट 3 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट 3। अब एक काम कर दो, h बराबर, हाँ कब, नहीं तो मुझे पता नहीं भाई, देख लेना, फिर भी मैं कर दूंगा आगे, ठीक है। अभी सवाल लगा दूँ। अब देखो h बराबर 140, अच्छा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी यार बड़ी हो जाएगी, तो मैं, अच्छा एक काम कर लो, पहले एक काम करते हैं यहाँ से, तो डस्टर लेता हूँ पहले थोड़ा, डस्टर किधर गया, डस्टर किधर गया भाई, डस्टर, इतना अभी मत करो, यहाँ से थोड़ा सरल कर ले रहे इसको, अभी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, देखा जाएगा तो। अब देखो एक काम करते हैं, h बराबर 140 है, इसको 140 अंडर रूट 3, इसका परमनेंट कर दें यहाँ पर, अंडर रूट 3 से गुणा, अंडर रूट 3 से गुणा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो h बराबर 140 अंडर रूट 3 होगा यहाँ पर, बटे, और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 60। अब सोल्व कर लो यार, h बराबर 140 अंडर रूट 3 प्लस 6 18 180 अंश हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इधर आ जाओ, इधर कर ले रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो h बराबर 140 अंडर रूट 3 है यहाँ पर, तो अंडर रूट 3 का मान रख दे रहा हूँ 140, और अंडर रूट 3 का जो मान होता है वो क्या होता है 1.732, और प्लस का हो जाएगा 180, ठीक है। अब बटे क्या हो जाएगा आपका 3। इसको और सोल्व करेंगे तो h बराबर 140 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो गुणा कर दो, पहले 14 दूनी 28 हो गया, 2 कैरी आएगा, 14 तियाँ 42, और 2 कितना होगा 44 का 4 आ जाएगा, कैरी कितना आया 4, और 14 चौसते 98 हो जाएगा ना, 14 से 98, और 4 कितना 8 4 12 102, 102 का 2 आ जाएगा, कैरी 10 आएगा, और 14 एकन 14 हो जाएगा, और 10 कितना 24, इतना ही हुआ ना, और प्लस 180। अब देखो 3 अंक के बाद 5 लगा, एक जीरो और आएगा यहाँ पर, तो ये 3 अंक के बाद 5 लगा देंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 242.480 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। आगे बढ़ते तो h बराबर, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, बाकी था तो इतना तो बहुत ही सरल जल्दी आ गया। अब देखो 242 और 180 को अगर ऐड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 242.48 को अगर ऐड करेंगे हम 180 से, तो क्या हो जाएगा 48.2, ये हो जाएगा आपका 8 4 12 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, जो कि आएगा 422.48 बटे कितना हो जाएगा 3। अब 3 का इसमें अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 3, बचेगा कितना 1, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 होने के बाद फिर बचेगा जी, भाग जाए ना, भाग खाए की बिंदी हो जाएगा, पॉइंट लग गया, फिर 24 होगा 3 8 24, यानी 140.8 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो प्रथम मीनार की ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 140.8 मीटर। बहुत ही अच्छा सवाल था कैलकुलेटिव, हालांकि आ सकता था यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर ये पर में कर दें थोड़ा हमें इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में, तो इस तरीके से सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 140.8 मीटर। बहुत ही अच्छा सवाल था, बिल्कुल ऐसा सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी बहुत ही इजी हो गया, लेकिन हमारा जब तक आप डायग्राम को यहाँ पर नहीं बनाते तब तक मुझे नहीं लगता आपका सवाल कहीं से भी बन पाएगा, तो इसलिए पहले सोचने की क्षमता ये करो कि जो भी सवाल है उसका डायग्राम बनाना सीखो, डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, कैसे सवाल में बोला गया है। जब तक ये भाषा नहीं आप समझ पाते हैं और डायग्राम नहीं बना पाते, सवाल नहीं बन पाएगा किसी भी कीमत पे। वो बात अलग है आप रट्टा मार के जाए उस तरीके से बना लें, लेकिन फिर भी इसको ऐसा करना पड़ेगा, तो इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया कितना अच्छा सवाल है, इस सवाल को लोग बच्चों को करने में काफ़ी परेशानी होती है कि इसका पाद का 1 अंश है, और ठीक भी डायग्राम भी बना लेते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन आंसर सटीक नहीं निकल पाता है। तो सवाल को देखो देखते हैं और कितना चुटकियों में आपका आंसर निकलेगा। जैसे उन्होंने, जैसा कि बोला गया सवाल में, 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर में एक मीनार के शिखर का उन्नयन, यानी कि कहने का मतलब है जो कोई मकान बना हुआ है या भवन बना हुआ उसके ही शिखर का जो मीनार है उसका जो उन्नयन कोण है
वो 60 अंश है, और उसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश दे रखा है। मीनार की हमें हाइट बतानी है, तो पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई भवन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भवन है 8 मीटर, जो कि है 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, अब देखो, और क्या बोला गया है कि मीनार भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, यानी कि जो मीनार है यहाँ पर शिखर का जो है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, वो कोण वो बन रहा है 60 अंश बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे हम 60 अंश। यानी कि ये यहाँ तक मान लो, इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला गया, उन्नयन कोण 60 अंश, लेकिन उसके पाद का जो उन्नयन कोण है, यानी कि ये 8 मीटर, तो इसका जो पाद का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है यहाँ पर, वो 45 अंश बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये 8 मीटर, तो हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये 8 मीटर होएगा, तो इसका मतलब ये भी 8 मीटर होएगा। होएगा कि नहीं होगा, बराबर ही होना चाहिए। अब देखो, इस दूरी की जो मीनार का, और ये वाली दूरी को हम एक्स मान लेते हैं। अगर ये एक्स होगा तो इसका मतलब डेफिनेटली आपका ये भी यहाँ पर एक्स होगा। और मीनार की हाइट हमें बतानी, तो इसको हम एच मान लेंगे, कोई दिक्कत में परेशानी। इसका हम नाम भी दे देते हैं यहाँ पर, बेटा जी ए बी सी डी और ई। अब देखो, एक चीज तुमने पढ़ी होगी, यहाँ पर जो एकांतर कोण बन रहा है, यहाँ पर देखो जेड बन रहा है, ये वाला कोण इसके बराबर हो, तो ये कोण अगर 45, तो डेफिनेटली ये वाला कोण भी कितना होगा आपका, 45 अंश होगा। तो कोण यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर 45, क्योंकि ये अवनमन कोण यहाँ पर एकांतर कोण को दर्शाता है, ये 45, तो ये भी 45 होगा, एकांतर अंतः कोण जाएंगे। अब देखो, बस इतने में हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा, बन जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है, हमें एक्स्ट्रा कोई चीज करनी नहीं है इसमें। हमारा डायग्राम अगर ठीक बन गया ना, तो हमें कुछ नहीं करना मेरे हिसाब से। अब देखो, अब त्रिभुज लेंगे क्या, ए बी सी ले लो भाई। त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर हमें दे रखा है 60 अंश, काम खत्म। अब देखो, ये हो गया। अब अगर ए सी बटे, अगर हम बी सी करेंगे, ए सी बटे बी सी करेंगे, तो बराबर किसके हो जाएगा आपका, ये लंब है और ये आधार, तो लंब बटे आधार होगा। लंब बटे आधार होगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा में कन्वर्ट होगा। तो ए सी की अगर बात करें तो ये एच हो जाएगा, बटे बी सी का जो मान है वो क्या हो जाएगा आपका, बी सी, वो हो जाएगा आपका एक्स बराबर, ये टेन 60 अंश होगा, तो एच बटे एक्स बराबर टेन 60 का जो मान होता है वो अंडर रूट 3 के बराबर हो जाएगा। एक्स का अगर मान यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या निकल जाएगा, आप वैसे ही देख लो, तो ये हो जाएगा एच बटे अंडर रूट 3। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में चलते हैं। अगेन जो भी काम करते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे। अब त्रिभुज क्या अंतर, अब त्रिभुज ले रहे हैं हम बी डी ई, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। त्रिभुज बी डी और ई में थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 45 अंश होगा, होगा बिल्कुल होगा। अब देखो, बी डी में 45 अंश हो गया, तो बी डी ई में तो क्या हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर बी डी ई करेंगे तो बी सी बी डी बटे क्या हो जाएगा आपका, बी डी बटे डी ई होगा, बराबर किसके हो जाएगा, टेन थीटा ही होगा, लंब ये भी है आधार ये है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। तो बी डी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी कि 45 अंश। कोई दिक्कत नहीं। तो 8 बटे एक्स बराबर टेन, 45 का मान 1 होता है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, 8 आ गया आंसर। आंसर क्यों नहीं है, आंसर नहीं, एक्स का मान जो है हमने 8 है, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। अब देखो, समीकरण 1 का मान, 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, या इसका मान यहाँ पर उठा के रख दो, बात एक ही है। तो क्या कर देते हैं हम, समीकरण 1 बार 2 से, 1 बार 2 से, तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान है हम रख देते एच बटे अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8। तो इसका जो मान निकल के आएगा एच बराबर वो हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 मीटर। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ठीक हो जाएगा। बस सवाल सोल्व हो गया, कुछ किया जाता, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। जैसे सवाल में आप जब तक ये डायग्राम ठीक नहीं से बना पाते हैं तब तक नहीं सवाल बन पाएगा। और देखो कितनी जल्दी सरल सोल्व हो गया, बस यही आपका आंसर हो गया 8 अंडर रूट 3 मीटर। बस इसको लिख लो, फिर हम आगे और बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों पर। बहुत ही गजब का सवाल था, क्या कहने इस सवाल के।
इसको अगर दशमलव में पूछा जाता तो हम √3 का मान रख देते हैं 1.732, जो अगर सवाल में अगर पुट करके देंगे, अगर मान रखना होगा। वो अगर नहीं देते हैं, पहली बात तो ऐसे ही लगाएंगे सॉल्व। अगर वो √3 का मान अगर अप्लाई करवाते हैं तो वो लिख के ब्रैकेट में दे देंगे, आपको ये मान यहाँ पर लगाना होगा। तो इसलिए आप चिंता ना करें कि ये अपने रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा, वो डिपेंड उनके ऊपर ही करता है। तो इस बात से बिल्कुल आप बेचिंतित रहें, बिल्कुल चिंता ना करें इस बात की। बाकी तो लिख लिया, बाकी तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। देखिए भाई लोग, ये सवाल देखिए क्या बोला गया है। कि बोला गया सवाल में, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो कि क्षैतिज तल है, कोई जमीनी हिस्सा है, उस पर स्थित एक बिंदु ओ है, से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यानी कोई मीनार है क्षैतिज तल पर, उसका जो कोण है शीर्ष से वो 30 अंश बढ़ रहा है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, जैसे ही हम मीनार की ओर 80 मीटर चले, यानी जो मीनार है, मान लीजिए मैं एक मान लो एक मीनार हूँ, मेरा जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश पहले बढ़ रहा है। जैसे ही हम मीनार की और, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है वो मेरी ओर जैसे ही अगर आगे बढ़ रहा है 80 मीटर जैसे चला है, तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश से 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई, बहुत ही सरल सवाल हो जाएगा, करना कुछ है नहीं इसमें। जैसे मान लो कोई मीनार थी, चित्र अपना सही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मीनार का जो स्थित क्षैतिज तल ओ है, तो कोई बात नहीं, कोई क्षैतिज तल यहाँ पर मान लो ओ था, इसका नाम दे दिया हमने ओ। चाक का कलर चेंज करो। अब क्या बोला गया, इसका जो कोण बन रहा था वो कितना अंश का बन रहा था। अरे सही बना गया, बना तो सही है, लेकिन ओ को यहाँ पर मिटा देता हूँ थोड़ा। तो ये जो कोण बन रहा था कितने अंश का बन रहा था, ओ स्थित पर 30 अंश का कोण बन रहा था। अब लेकिन उन्होंने एक चीज बोली है कि जैसे हम मीनार की तरफ, यानी जो मीनार है इसकी तरफ जैसे ही चले, कितना चले हम, 80 मीटर चले, मान लो 80 मीटर चले, तो इस मीनार का जो कोण है वो कितना अंश का हो गया, वो हो गया आपका 60 अंश का। कितने अंश का हो गया, 60 अंश का हो गया। तो चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश होता है। मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये वाली हाइट हमें यहाँ से, इसकी हाइट हमें, ये वाली वो हमें निकालना, तो उसको हम मान लेंगे एच। त्रिभुज का नाम दे दे रहे हैं हम ए, ये वो तो है ही, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है बस। और इसको हम क्या मान लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। जो यहाँ से 80 मीटर इधर चले तो ये दूरी एक्स हो जाएगी। टोटल अगर दूरी यहाँ से अगर देखी जाए तो क्या हो जाएगी, 80 प्लस का ही तो एक्स होगा। बस काम खत्म हो गया, बस सवाल बन गया अपना, कुछ करना ही नहीं है, सोल्व करते हैं भाई। इसमें त्रिभुज दो लेने पड़ेंगे अपन, तो पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर आपका 60 अंश, इसको लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए सी बटे बी सी करेंगे, ए सी बटे बी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही होगा। तो ए सी का जो मान है वो एच हो जाएगा यहाँ से, बी सी का जो मान है वो क्या हो जाएगा आपका, बी सी वो एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन 60 अंश। तो एच बटे एक्स बराबर टेन 60 का मान होता है √3। एक्स का अगर मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे तो एच बटे √3 होगा, जो कि हम समीकरण नंबर दे देंगे इसको नाम 1। अब इधर ही कर लेते हैं अगेन। अब त्रिभुज लेते हैं हम, क्या ए ओ सी, पूरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए ओ सी में थीटा बराबर आपका हो जाएगा 30 अंश। अब देखो ए बी ए सी बटे पूरा लेंगे हम ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही होगा, ये भी लंबटे आधार हो जाएगा। ए सी की अगर बात करें तो एच ही होगा यहाँ पर। ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी यहाँ से लेकर पूरी दूरी 80 प्लस का एक्स होगा, बराबर हो जाएगा आपका टेन 30 अंश। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर सोल्व कर दे रहा हूँ मैं। तो एच बटे 80 प्लस का एक्स बराबर टेन 60 का 30 का मान हो जाएगा 1 बटे √3। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो है नहीं। अब देखो √3 एच बराबर 80 प्लस का एक्स होगा। अब एक्स का मान यहाँ पर समीकरण एक से एक्स का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा √3 एच बराबर 80 प्लस एच बटे √3 होगा कि नहीं होगा, एच बटे √3 होगा एक्स की जगह। तो इसको अगर सोल्व कर तो एच वाले इधर ले आ रहे हैं हम, √3 एच मानत का हो जाएगा एच बटे √3 बराबर हो जाएगा आपका 80।
अब उधर कर लूँ क्या चलो कोई नहीं, इसके आगे थोड़ा दिख जाएगा यहाँ से। तो अंडर रूट 3 ये 3h माइनस का h होगा बटे अंडर रूट 3। कैसे? इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करें तो 3 हो जाएगा, माइनस के h बराबर क्या हो जाएगा आपका 80। अब इधर कर लेता हूँ, इधर दिखेगा ना, हाँ बिल्कुल दिख जाएगा। तो 2h बराबर 3h में तो एक जगह 2h बचेगा, तो अंडर रूट 3 भी और बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 80। ठीक है, 2 से काटेंगे, ये 40 बचेगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा। अब अंडर रूट 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 40 अंडर रूट 3, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस मीनार की जो ऊंचाई है h बराबर क्या हो जाएगा 40 अंडर रूट 3। आप अगर चाहें तो अंडर रूट 3 का मान रखते हैं 1.732, तब भी आपका निकल आएगा, नहीं तो आपका यहाँ तक तो आंसर ठीक फिट बैठ जाएगा। कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन ये बनना है तय। तो इसको लोगों बहुत ही अच्छा सवाल है और अपना आंसर भी ठीक आया है। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत ही अच्छे से सवाल हैं, बाकी डिपेंड करता है वो आप चित्र कैसा बनाते हैं। ठीक है ना, उसको लोगों फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, पढ़ते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सवाल में काफी सारे कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पर। चार बराबर दूरी बटे समय भी लगेगा, दूरी पूछी की गत करी तो हाइट एंड डिस्टेंस का भी सवाल लग जाएगा, त्रिकोणमिति भी लग जाएगी, चाल दूरी समय भी लग जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे जरिए से अगर देखा जाए इसको तो। जब आपके जरिए से देखा जाएगा तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट है तो आपके हिसाब से बहुत हो जाएगा इम्पोर्टेंट। तो करते हैं सवाल को, पहले तो इसका डायग्राम बना। उन्होंने ये बोला है कि 1500 अंडर रूट 3 किलोमीटर नियत ऊंचाई, यानी कि जो ऊंचाई है उसकी 1500 अंडर रूट 3 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक वायुयान है, जिसका बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए एक कोई जो वायुयान था, उसका जो ऊंचाई पे यानी कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, वो उड़ रहा है 1500 अंडर रूट 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और ये उड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी बिंदु को हम क्या बिंदु का नाम देते हैं, चाप ले लेते हैं थोड़ा कलर वाली, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ए कोई बिंदु था, इसका जो यहाँ पर ये कोण बन रहा था, वो कितना कोण बन रहा था, तो वो कोण जो बन रहा था वो कितने अंश का बन रहा था, 60 अंश था। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला गया सवाल में कि वायुयान का कोण 60 अंश था 15 सेकंड के पश्चात, यानी कि कोई वायुयान यहाँ पर उड़ रहा है लेकिन 15 सेकंड पश्चात जो है उन्नयन कोण 30 अंश हो गया, यानी कि जो यहाँ से 15 सेकंड जैसे ही बढ़ा तो कुछ आगे बढ़ गया होगा, तो उसका जो कोण है वो कितना अंश हो गया। जैसे मान लो 15 सेकंड के पश्चात वो हवाई जहाज था वायुयान, वो यहाँ से मान लो इतनी दूरी पर उड़ गया होगा, सपोज करो यहाँ तक, यहाँ 15 सेकंड पश्चात, हालांकि उसकी वो तो गत तो बहुत हो जाएगी, तो यहाँ से 15 सेकंड पश्चात ए बिंदु से उड़ गया, तो उसका उन्नयन कोण कितने अंश का हो गया। तो जो ये बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बीच में आ गया, मैं इसको थोड़ा ऐसे करके, तो मैं इस चीज को ना, ये वाला जो कोण था पहले, वो हो जाएगा आपका 60 अंश, और ये जो कोण बना है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। अब देखो यहाँ पर ये अगर 1500 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये, इसको ऐसा कर देंगे, समांतर कर देंगे, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें। बस 1500 ये हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ तक, ये भी तो 1500 अंडर रूट 3 किलोमीटर ही होगा ऊंचाई पर। ये हाइट होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से हाइट होगी कि ऊंचाई पर होगा, हाइट होगी, तो ये 1500 था ही। अब क्या बोला गया, 15 सेकंड 50 अगर हो जाता है तो उस वायुयान की गति निकालनी। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी गया, तो इसको मान लेंगे x किलोमीटर तक ये उड़ गया होगा। तो यहाँ तक की दूरी अगर ये x है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी तो x ही होगा, वाई नॉट। और ये दूरी को हम मान लेंगे 22 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी किलोमीटर, ठीक है। बस नाम दे दो इसका ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी, इसको देते हैं डी। बस डायग्राम अपना बहुत ही अच्छा बन गया। बस कर देते हैं सॉल्व, कुछ करना तो है नहीं इसमें ज़्यादा खास। अब खेला होगा इसका शुरू, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब त्रिभुज लेते हैं हम ए सी, यहाँ पर एक बिंदु का नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका दे देते हैं ई ई। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60 अंश। अब देखो 60 अंश हो गया, तो ये देखो लंब हो जाएगा और जी आधार हो जाएगा 1500 अंडर रूट 3, 1500 अंडर रूट 3 डायरेक्ट कर ले रहा, कोई दिक्कत नहीं।
ए ही करो या सी बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका बाई बराबर किस में हो जाएगा चेंज, ये टेन थीटा में तो लंबटे आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500 √3 बटे बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन 60। अब 1500 √3 अपॉन बाई बराबर टेन 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। अंडर रूट से √3 कैंसिल आउट होगा, तो बाई का जो मान यहाँ से निकल के आएगा वो बेटा हमारा क्या निकल के आएगा, 1500 निकल के आ गया। 1500 निकल के आ गया। अब काम करते हैं अगेन, क्या अगेन में करना है। अब देखो बेटा ये बाई किलोमीटर दूरी थी और इसको x माना, तो ये टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, x प्लस का बाई तो होगी मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से, आपके हिसाब से तो x प्लस बाई होगी। अब ये बाई है, ये इसको टोटल लगाए तो x प्लस का बाई होगा। तो क्या करते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में थीटा बराबर आपका 30 अंश हो गया, 30 अंश है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको अगर निकालेंगे तो 1500 √3 यहाँ पर भी है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका x प्लस का वाई बराबर हो जाएगा टेन थीटा। तो 1500, थोड़ा अच्छा सवाल हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। तो x प्लस के बाई बराबर टेन थीटा, यानी टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा आपका, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा आपका 30 अंश हो जाएगा। कोई दिक्कत में परेशानी नहीं है यहाँ पर। अब देखो 1500 √3 अपॉन में x प्लस बाई, इसका मान हो जाएगा 1/√3। हमने बता रखा था टेन 30 कोट 30 टेन 45 कोट 45 टेन 60 कोट 60 के मान पता होने चाहिए। और ये करो, अब इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये √3 है, तो इसके हाथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1500 में, अगर इसको करेंगे √3 3 हो जाएगा, 3 का जब 1500 में करेंगे क्या हो जाएगा 4500 हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये 4500 बराबर हो जाएगा आपका x प्लस का बाई। अब देखो इतना करने के बाद बाई का मान 1500 निकाला, तो x का मान है डायरेक्टली यहाँ पर क्या निकल सकते हैं हम, 4500 माइनस का 1500 होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 3000 किलोमीटर, x का मान निकल के आया। अब देखो, अब हमें क्या बोला 15 सेकंड पश्चात, क्या 3000 पहले x का मान निकाला, 15 सेकंड के पश्चात उस बाई की गति निकाली 15 सेकंड के पश्चात। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा, वो कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटी समय। अब देखो 15 सेकंड में, यानी कि ये दूरी नहीं निकालनी, ये तो दूरी हमने निकाल ली है कितनी 1500, लेकिन ये नहीं बतानी, लेकिन हमें बताने कौन दी है 15 सेकंड के पश्चात, यानी 15 सेकंड बाद जो बढ़ गया वो दूरी कितनी तय कर ली 15 सेकंड बाद, ये बतानी है, ये नहीं बतानी। अब देखो इनमें भी कंफ्यूजन ये रहेगा कि हमें दूरी तो हमने दो निकाली, यहाँ पर पहले तो निकाली बाई, यानी यहाँ तक की दूरी 22 किलोमीटर जो थी 1500 किलोमीटर, लेकिन ये नहीं बताना है हमें। अब हमें बताना क्या है, हमें बतानी है दूरी कौन सी वाली, लेकिन ये देखो बतानी है दूरी कितने 15 सेकंड के पश्चात वाली। तो 15 सेकंड में यानी यहाँ से लेकर 15 सेकंड तक पहले ये था, और 15 सेकंड पश्चात कहाँ गया, कितनी भी दूरी चली होगी तो वही दूरी हमें निकालनी। तो x का मान पहले हमने निकाल लिया कितना, दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी x किलोमीटर तय करता है, तो हमने मान लिया था x किलोमीटर है। तो इसका मतलब दूरी अगर देखा जाए यहाँ पर देखो, तो दूरी आपकी x हो जाएगी, और चाल या गति का मतलब एक ही होता है, तो x हो जाएगी। और समय जो देखा था वो कितना दे रखा था 15 सेकंड, सेकंड में दे रखा था, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में अगर चेंज करना होगा तो पहले x का मान यहाँ पर कहाँ पे लिखूँ मैं रुक जाइए, मैं यहाँ पर लिखूँ तो दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख ले रहा हूँ उस साइड में दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओ हो नहीं दिख रहा है, तो क्या किया जाएगा। एक काम करिए, तो मैं इतना ये वाला पोर्शन यहाँ से मिटा देता हूँ, पहले इस चीज़ को लिख लीजिए, मैं फिर थोड़ा ये मिटा देता हूँ, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर सोल्व हो जाएगी, बाकी थोड़ा ही बचा है, बाकी कुछ करना नहीं यहाँ पर। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बराबर हमने निकाल लिया कितना, तो चाल बराबर गति तो निकालनी है भाई, यानी कि तो चाल बराबर x का मान जो हमने निकाला वो कितना निकाला 3000 बटे क्या हो जाएगा 15, 15 का अगर भाग देंगे तो 15 दूनी 30, यानी 200 किलोमीटर प्रति सेकंड का हिसाब आया ये, 200 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर 200 किलोमीटर जाता है तो घंटे के हिसाब से बतानी, तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो हमें गुणा कितने का चेंज करना पड़ेगा, 200 में गुणा करना पड़ेगा हमें 60, ये तो मिनट हो गया सेकंड वाला, तो यानी 60 इंटू, क्योंकि मिनट का फिर सेकंड का, यानी कि एक मिनट में 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड, तो हमें 60 इंटू 60 का गुणा करना पड़ेगा, तब निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आया 6 और 6 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4
किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो हवाई जहाज उड़ रहा था। उसकी जो चाल जो थी वो क्या थी, 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो वायुयान जो था वो, यानी कि जो हवाई जहाज था वो उड़ रहा था कौन सी स्पीड से, कौन सी गति से उड़ रहा था, तो वो उड़ रहा था 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बस हो गया सवाल। कितना अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था और समझने वाला सवाल था। इस सवाल को पहले नोट करो और समझो, इसके बाद फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में करो ये सवाल को आंसर, मतलब मैं दोबारा इसको सोल्व कराऊंगा। लेकिन बहुत ही बार सवाल पूछा गया और हो सकता है, उम्मीद है इस बार भी ये सवाल पूछा जाए। इसलिए ये बिल्कुल मत तय करें यहाँ पर कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, तो वो समझ रहे हैं ना। तो पहले हर एक चीज को जो मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल वही करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सवाल पूरा चैप्टर लेके नहीं चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, और कुछ छोड़ भी नहीं रही हूँ चैप्टर में, सीधी सी बात समझो। ये पूरा चैप्टर भी लेके नहीं चल रहा हूँ और कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूँ, तो इससे आपको बोर फील नहीं होगा। तो इसलिए इसको लिखो, बाकी इतना ही रखते हैं। और बाकी जो सवाल अच्छे अच्छे सवाल बचे हैं, बस एक इसके बाद एक वीडियो और है, उसके बाद फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर के सवाल, फिर हम अगले ऐसे ही चलते रहेंगे। बाकी अगर क्लास अगर अच्छी लगे तो धन्यवाद, ठीक है, बाकी नोट कर लो उसको।